स्टडी प्लानेट में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि पिछला क्लास में हम लोगों ने वर्क किया था, अलग अलग टॉपिक पे चर्चाएं की थी। आज हम लोग पारिस्थितिकी का एक पूरा खंड हम लोग देखने वाले हैं। एक एक टॉपिक को, एक एक उसके खंड को हम लोग ग्राफ के माध्यम से, हम लोग नोट्स के माध्यम से, अलग अलग ग्राफ के माध्यम से हम इसको समझेंगे, ठीक है। और पिछले क्लास में जिस पर चर्चाएँ की गई थी, जैसा कि हमने कहा था कि ये संपूर्ण सार तैयार किया गया है जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद अहम हो जाता है। एक और महत्वपूर्ण बात, इस टॉपिक से लगातार आने वाले प्रश्नों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए संस्थान ने इस सार को तैयार किया है। तो उम्मीद है आप सभी छात्र इसका भरपूर जो है लाभ उठाएंगे और अपने परीक्षा को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस क्लास को एक नए खंड के साथ, पारिस्थितिकी पारितंत्र तथा बायोम, ठीक है। अब देखिए, इसको सीक्वेंस वाइज हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे, जहां पर किन चीज़ों को पढ़ना है, किन को छोड़ना है, इस पर चर्चाएं होंगी, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर ध्यान देते हैं। कहता है कि पारिस्थितिकी इकोलॉजी है ना, शब्द का प्रथम प्रयोग जर्मन प्राणी शास्त्री जो हैं अर्नस्ट हैकल, है ना, ये क्वेश्चन आ चुका है कि अर्नस्ट हैकल ने सबसे पहले पारिस्थितिकी का जो है शब्द का प्रयोग कब किया था। तो उन्होंने अपनी पुस्तक जो है जनरल मॉर्फोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिज्म में किया था। कब? तो 1866 में। तो आपके लिए प्रश्न हो गया कि पारिस्थितिकी जो है, इकोलॉजी, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है? तो जर्मन जो है वैज्ञानिक ने किया है। और ये व्यक्ति कौन है? तो अर्नस्ट हैकल है। और अर्नस्ट हैकल ने कब कर रहे हैं? तो 1866 ईस्वी में। तो एक प्रश्न यहाँ पर आपका महत्वपूर्ण हो जाता है। हेलो एवरीवन, पुनीता कुमारी, हेलो। हाँ जी, अगर कुछ और सुझाव या कुछ और इसमें अगर कोई प्रॉब्लम्स होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, आपको सहज उत्तर दिए जाएंगे, ठीक है। कहता है कि इनके अनुसार, कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आएगा कि इनके अनुसार क्या कहता है कि वातावरण और जीव समुदाय, है ना, दो महत्वपूर्ण चीजें आ रही हैं। एक आ रहा है वातावरण और दूसरा आ रहा है जीव समुदाय, है ना। वातावरण और जीव समुदाय, इसके पारस्परिक इंटर जो रिलेशनशिप है ना, जो इंटर रिलेशनशिप है इसके परस्पर, उनके अध्ययन को जो है पारिस्थितिकी इकोलॉजी कहते हैं। किसके अनुसार? अर्नस्ट हैकल। अर्नस्ट हैकल ने 1866 में जो कॉन्सेप्ट दिया था, है ना, इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया था, इस कॉन्सेप्ट से इन्होंने ये कहा कि जो वातावरण है ना, जो वातावरण है ना, और इसके साथ साथ दूसरा कौन है? इस वातावरण में रहने वाले जीव समुदाय है। और इन समुदाय और वातावरण, इन दोनों के बीच जो इंटर रिलेशनशिप है ना, इंटर जो इनका रिलेशनशिप है, इनके जो अंतर संबंध हो रहे हैं स्थापित, और जो अंतर संबंध क्या हो रहे हैं? पारस्परिक हो रहा है एक दूसरे का, है ना, इन्हीं के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? इकोलॉजी। तो ये आप याद रखेंगे। कई बार आपके प्रश्न सीधे यहाँ से होते हैं, ठीक है। अगर यूं हम चर्चा करें तो आपके सीधे प्रश्न कभी कभी ऐसे आ जाते हैं। पिछले पीजीटी जो है, यूपी पीजीटी, इसमें प्रश्न आया था जहां से सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट दे दिया गया था, सिर्फ इतना ही लिखा हुआ था कि वातावरण और जीव समुदाय के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को इकोलॉजी कहते हैं। और लिखा था कि यह सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, या इस सिद्धांत का जो है प्रणव या देनकर्ता कौन है, या इसके देने वाले कौन है। तो कौन है? 1866 में देने वाले हैं अर्नस्ट हैकल। और कौन से पुस्तक में? तो जनरल मॉर्फोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। कहता है इसने ना केवल जीव और उसके निवास स्थान को संपूर्ण जैविक, है ना, बायोटिक और एबायोटिक, जैविक और अजैविक, जिसको हम लोग बायोटिक और एबायोटिक कहते हैं, कंपोनेंट्स यानी संघटक यानी कंपोनेंट्स के अध्ययन को बोध को होता है, बल्कि इनके अंतर संबंधों की जटिल प्रक्रिया की जानकारी भी इनसे मिलती है कि ये जो एबायोटिक हैं और ये बायोटिक हैं, किस प्रकार एक दूसरे के पारस्परिक इंटर रिलेशन को स्थापित करते हैं और उसके अनुसार अपने विकास की कल्पना को आगे बढ़ाते हैं। इससे संबंधित आपके प्रमाण प्रस्तुत होते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पहला कह दिया जीव समुदाय, और जीव समुदाय में भी कौन है? बायोटिक और एबायोटिक, है ना, दोनों कंपोनेंट्स इसमें शामिल हो रहे हैं। अब देखते हैं, हम लोग को ये जानना पड़ेगा कि बायोटिक में वर्ग कौन आएंगे, एबायोटिक में कौन आएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। कहता है कि बायोटिक, इसके अंतर्गत किसको शामिल किया जाता है? माइक्रो जितने सारे हैं जीव हैं, जो सूक्ष्म जीवाणु हैं, है ना,
ठीक है, सूक्ष्म जीव, जीवाणु यानी वायरस, है ना, कवकीय, फंगी, है ना, सहजीविता वाले दूसरे जीव, है ना, परिजीविता जो दूसरे पर विकास करते हैं ये जीव, अधिपादिपा वाले जीव, है ना, जो अधो उनका आधा जो है विकास होता है, आधा दूसरे पर डिपेंड होता है, आधा सेल्फ करते हैं, मृतो जीविता वाले जैसे वायरस वाले जीव, और कीट भक्षी वाले पौधे, है ना, ऐसे प्लांट जैसे नाइट्रोजनी पौधे, प्लांट्स जो क्या करते हैं, अपना जो पोषक तत्व है या खनिज लवण है वो कीटों के भक्षण करके करते हैं। इसमें बहुत सारे जो हैं पौधे आते हैं, हीरोडर्मा नामक जो प्लांट्स है इसी का उदाहरण है, कीचर प्लांट इसका दूसरा उदाहरण है ना। इसमें से कई सारे प्लांट हैं जो कीट भक्षी होते हैं, उसी के प्रजाति में आदि आते हैं। तो ये क्लियर हो गया कि ये जो बायोटिक जो आ रहे हैं फैक्टर, तो बायोटिक फैक्टर में इन सभी बैक्टीरिया, फंगाइज या कवकीय भी वैसे जीव आते हैं जो इस प्रकार के पौधों में भी शामिल होते हैं। चलिए आगे चर्चा करते हैं। कहता है अब ए बायोटिक देखेंगे, तो ए बायोटिक देखने के लिए हम लोग पहले पारिस्थितिकी कारक को भी देख सकते हैं। कहता है कि जीवधारियों की संरचना, है ना, इसके स्ट्रक्चर की बात हो रही है ना, जो भी जीवधारी हैं उनके स्ट्रक्चर की बात हो रही है ना, उनके स्ट्रक्चर की बात हो रही है कि इनके कार्यों पर जो प्रभाव डालने वाला वातावरण है वह प्रत्येक भाग वातावरणीय अथवा पारिस्थितिकीय कारक यानी इकोलॉजिकल फैक्टर कहलाता है, और पारिस्थितिकी कारकों को 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है। तो वहां पर हमने देखा जो है बायोटिक, और बायोटिक के बाद ए बायोटिक, दूसरे जो नेचुरल जितने सारे वर्क होते हैं वो सब ए बायोटिक में आते हैं। अब हम देखते हैं उसमें क्या क्या ए बायोटिक फैक्टर है, जिसको हम जलवायु के कारक के आधार पर देखें अगर, है ना, तो एक्वेटिक फैक्टर्स में देखते हैं तो इसके अंतर्गत प्रकाश है, तापमान है ना, जल है, वर्षा है, वायु गति है, वायुमंडलीय गैस आदि आते हैं। जो विद्यार्थी स्लॉट को चाहें आप तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। कहता है दूसरा, इन फैक्टर हम 4 वर्ग में जो विभाजित किया गया है पारिस्थितिकी कारकों को, है ना, इसको हम लोग देखते हैं कि इकोलॉजिकल फैक्टर कौन कौन से हैं। तो वे फैक्टर पहला अगर देखें तो पहला है जलवायु कारक, उसमें है क्या, इसके अंतर्गत प्रकाश, लाइट की बात हो रही है, टेम्परेचर की बात हो रही है, प्रकाश है, तापमान है, जल है, वर्षा है, वायु गति है और वायुमंडलीय गैस इसके अंदर शामिल किए जाते हैं। ये आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप इसको याद कर लें कि जलवायु कारक आराम से लिख लें, ये क्वेश्चन में आएगा कि निम्न में से कौन जलवायु कारक में शामिल किया जाता है और कौन नहीं किया जाता है, ऐसे प्रश्न आते हैं। तो जलवायु कारक आप लिख के अलग से नोट्स बना लें, ठीक है, जलवायु कारक में कौन कौन शामिल होते हैं, तो कौन कौन होते हैं, तो अगर हम देख लें तो प्रकाश शामिल है, दूसरा हम देखें तो तापमान शामिल है ना, नेक्स्ट हम देख सकते हैं, नेक्स्ट जल शामिल है ना, नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं जल के साथ साथ वर्षा है ना, नेक्स्ट है वायु गति है, वायु गति, और साथ साथ में वायुमंडलीय गैस, है ना, वायुमंडलीय गैस, जितनी सारी वायुमंडलीय गैसें हैं इसको शामिल किया जाता है। तो आप ये कम से कम कंप्लीट कर लें इस चीज़ को अच्छे से कि जो जलवायु कारक में है इन्हें आपको कंप्लीट करना होगा, क्योंकि ये प्रकाश है, तापमान है, जल है, वर्षा, वायु गति और वायुमंडलीय गैस। इसके सिवाय नेक्स्ट आपको कोई भी ऑप्शन में देगा तो वे जलवायु कारक के अंतर्गत या इक्वेटिक फैक्टर्स के अंतर्गत नहीं माने जाएंगे। तो यहाँ पर आपको ये याद करना होगा, ये अलग से लिखकर, ठीक है। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं दूसरा जो महत्वपूर्ण है। देखिए दूसरा स्थलाकृतिक कारक यानी कि टोपोग्राफिकल जो या टोपोग्राफिक फैक्टर, है ना। तो ये जैसे जलवायु था वैसे क्या है, स्थलाकृति, है ना, स्थलाकृतिक कारक, स्थलाकृतिक कारक उसमें भी अलग अलग हो सकता है, आप जान रहे हैं इसके अंदर बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। ऊंचाई के आधार पर अलग अलग डिवाइड हो रहा है, तो ऊंचाई के आधार पर है ढलान, है ढलान की दिशा हो सकती है, इसकी ढलान की मात्रा, कितना वो ढलान है, और उसका खुला, उसका ओपन एरिया या ओपन ग्राउंडिंग एरिया कितना है, ये भी इसके अंतर्गत आ सकते हैं। तो ये भी आपको कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। तो याद रख लेना है कि ऊंचाई में, है ना, इसका उदाहरण में क्या हो गया, ऊंचाई, ढलान, है ना, ढलान का जो है स्तर
या फिर दिशा कह सकते हैं कि ढलान किस दिशा में है, और साथ साथ में इसकी मात्रा पर भी बात हो रही है कि कितनी मात्रा में ढलान है, और इसका खुलाव क्षेत्र कितना ओपन एरिया है, ये भी आपको याद रखना होगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये आपको याद हो गया कि स्थलाकृति कारक में ऊंचाई, ढलान, ढलान की दिशा, मात्रा और खुलाव क्षेत्र हैं, तो उसमें कितना स्तर है, ये आपको अगर क्लियर हो गया तो ये सभी चीजें बन जाएंगी। तो ये क्लियर हो गया। तीसरा जो आपका है वो है मृदा संबंधित कारक, जिसको मृदीय कारक कहते हैं, कि एडेफिक फैक्टर। देखिए कहता है कि इसके अंतर्गत, है ना, कहता है इसके अंतर्गत खनिज पदार्थ, है ना, इसके अंतर्गत खनिज पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, शैवाल मृदा, जल मृदा, है ना, और मृदा की अभिक्रिया आते हैं। खनिज पदार्थ आ रहे हैं, जितना मिनरल एलिमेंट्स है ना, मिनरल एलिमेंट्स आ रहे हैं। दूसरा में कौन सा आ रहा है, देख लीजिए, कार्बनिक आ रहे हैं, जितने सारे कार्बनिक पदार्थ हैं वो आ रहे हैं, कार्बनिक एलिमेंट। दूसरा कौन आ रहा है, शैवाल आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है मृदा का जल, ये भी आ रहे हैं। मृदा के जीव आ रहे हैं, मिट्टी में रहने वाले वे सभी जीव, और मृदा की अभिक्रिया जो अलग अलग रूप में संपादित होती है, डिग्रेडेशन के माध्यम से होती है, इरोजन के माध्यम से होती है, सैनिटेशन के माध्यम से होती है। ये अलग अलग मृदा की क्रियाएं हैं, जिन क्रियाओं में भी ये शामिल होते हैं। तो ये मृदा की क्रियाएं, जिसमें या तो मृदा बन रही होती है, मृदा का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा होता है, या मृदा क्षरण की स्थिति होती है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं अलग अलग अवस्थाओं में मृदा के स्थितियां, अवस्थाओं में मृदा की स्थितियां, मृदा की स्थितियां। अगर इसको हम लोग देखते हैं तो ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसे हम लोग अलग अलग माध्यम में ये देख चुके हैं। डेविस में हम लोगों ने देखा है कि जो डेविस के द्वारा प्रदन चक्र की संकल्पना की गई थी, संकल्पना प्रस्तुत की गई थी, तो उसमें हम लोगों ने देखा कि अलग अलग माध्यम से मिट्टी के कटाव हो रहे हैं, और वहाँ पर जल के द्वारा या दूसरे अलग अलग क्रियाओं के माध्यम से किस प्रकार से उसका अलग अलग जो है अवस्थाओं का निर्माण होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप पॉइंट आउट ये इस तरह से कर लेंगे, और नोट्स बनाकर अलग अलग चार्ट से पढ़ेंगे। एक चार्ट में आप जलवायु कारक के, जहाँ एक चार्ट में आप यहाँ जलवायु कारक का अलग बना लेंगे, दूसरा में आप स्थलाकृति कारक का बना लेंगे, तीसरा मृदा कारक बनाएंगे, और चौथा महत्वपूर्ण जिसको हम लोग जैविक कारक कहते हैं, जिसके बारे में हम लोगों ने पिछले चर्चा कर रखा है, ठीक है। इसके बैक्टीरिया, नॉन बैक्टीरिया, जितने सारे जीव हैं उसको हम लोग शामिल करते हैं। अब कहता है इसके क्या नियम हैं। चलिए पारिस्थितिकी के नियम के बारे में हम चर्चा करते हैं कि क्या कुछ इसके नियम हैं, ठीक है। चलिए, कहता है पारिस्थितिकी के नियम, द रूल ऑफ इकोलॉजी। अब रूल ऑफ इकोलॉजी क्या कहता है कि पर्यावरण में पारिस्थितिकी की अभिक्रियाशीलता कुछ नियमों पर आधारित होती है, और इस नियमों के प्रतिपादक जो हैं बेरी कोमोनर हैं। ये इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए कि इकोलॉजी थ्योरी के जो है संपादक या प्रतिपादक एजवेन एस्टैब्लिशमेंट जो है करने वाले कौन है, बेरी कोमोनर। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। ये भी पिछले नेट जेआरएफ से लेकर टेट के एग्जामिनेशन में ज्योग्राफी के विद्यार्थियों को पूछा जाने वाला हिटेज क्वेश्चन है। बेरी कोमोनर यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पारिस्थितिकी के नियम को जो है उजागर किया था। नेक्स्ट देखते हैं, तो नियम कहता है पारिस्थितिकी के प्रथम नियम। इसके प्रथम नियम पर चर्चा करते हैं। इनके कई नियम हैं, जिनमें से 4 नियम प्रमुख माने जाते हैं। अपितु देखते हैं हम अलग अलग कौन कौन से हैं। तो पहला कहता है पारिस्थितिकी के प्रत्येक जीव एक दूसरे से संबंधित होते हैं। बिल्कुल सही है। लोग जानते हैं कि पारिस्थितिकी के जितने सारे जीव हैं सभी एक दूसरे से क्या होते हैं, संबंधित होते हैं, और उनका संबंध जो है पदार्थ अथवा ऊर्जा, है ना, पदार्थ अथवा ऊर्जा के माध्यम से स्थापित होता है। पदार्थ अथवा ऊर्जा के माध्यम से इसलिए स्थापित होता है क्योंकि पदार्थ और ऊर्जा के माध्यम से दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, परस्पर डिपेंड होते हैं, या उनके लिए जरूरत का आधार होते हैं। कहता है मौसम तापमान में वृद्धि के फलस्वरूप शैवालों की तेजी से वृद्धि होती है। बिल्कुल सही है। यहाँ पर भी उदाहरण हो गया। अगर मौसम के तापमान में वृद्धि हो रही है, इसका में साथ साथ अगर वहां पर जलवाष्प की या जल की उपस्थिति है, तो शैवालों में क्या होती है, तेजी से वृद्धि होती है। इसका कारण यह है
कि उसमें रहने वाला जो हरित लवक है, शैवालों में रहने वाला, इसमें रहने वाला हरित लवक है ना, हरित लवक है ना, ग्रीन जो एलिमेंट्स है वो अधिक फोटोसिंथेसिस वर्क करते हैं और इस कारण से भोजन बनाना आसान हो जाता है और शैवाल जैसे प्लांट्स या शैवाल जैसे जो हैं ये प्लांट्स का जो है वृद्धि अधिक हो जाता है। नेक्स्ट दूसरा देखते हैं, कहता है पारिस्थितिकी के दूसरा नियम। ये दूसरा नियम कहता है, अगर हम ध्यान से देखें तो दूसरा नियम क्या कहता है, देखिए दूसरा नियम कहता है कि इसके अनुसार पारितंत्र में प्रत्येक वस्तु को, है ना, इसके अनुसार क्या रहा है, पारितंत्र में प्रत्येक वस्तु को कहीं ना कहीं जाना है। बिल्कुल सही है, ये भी सही है कि प्रत्येक जितने सारे वस्तु हैं, जितने सारे वहां पर पारितंत्र के जीव हैं, किसी न किसी रूप में एक दूसरे से परस्पर जुड़े हैं। यही कारण है कि वस्तु को एक न दूसरे जगह पर जाना होता है। कहता है प्रत्येक पारितंत्र में यदि किसी एक तंत्र द्वारा भी अगर कोई वस्तु निकाल दी जाती है तो उसी वस्तु को दूसरा तंत्र अपने भोजन के लिए प्रयोग कर लेता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, आप इसको उदाहरण देख सकते हैं। कहता है कि प्रत्येक पारितंत्र में यदि किसी एक तंत्र द्वारा कोई वस्तु निकाल दी जाए तो उसी वस्तु को दूसरा तंत्र अपने भोजन के लिए इस्तेमाल कर लेता है। बिल्कुल सही है। अगर मान लीजिए कोई एक समूह वर्ग है, कहीं जा रहा है एक जीव का, और वह जीव में एक को बाहर निकाल दिया जाए तो दूसरा जीव उस पर क्या करता है, दूसरा वर्ग वाला उस पर अटैक करके अपना भोजन बना लेता है। हम आगे इसको देखेंगे कि किस प्रकार से है। इन उदाहरणों को हम आगे देखने का प्रयास करेंगे चार्ट के माध्यम से। ठीक है, पहले हम कॉन्सेप्ट समझते हैं कि क्या कुछ कहता है। देखिए तीसरा नियम क्या कहता है। पारिस्थितिकी के जो तीसरा नियम है यह कहता है कि प्रकृति सर्वोत्तम को जानती है। बिल्कुल सही है, प्रकृति किसको जानती है, सर्वोत्तम को हमेशा चुनती है। प्रकृति सर्वोत्तम को जानती है। कहता है पारितंत्र में मानव द्वारा किया गया कोई भी परिवर्तन, है ना, पारितंत्र में मानव द्वारा किया गया कोई भी परिवर्तन और उसके अस्तित्व के लिए कौन विनाशकारी सिद्ध होगा। बिल्कुल सही है। क्या कहता है कि प्रकृति सर्वोत्तम को जानती है और पारितंत्र में मानव द्वारा किया गया कोई भी परिवर्तन उसके अस्तित्व के लिए विनाशकारी सिद्ध होगा। बिल्कुल सही है। अगर मानवों के द्वारा एक किसी वन बायोम को तैयार किया गया है और मानव अपने स्वार्थ लाभ के लिए वहां पर वन के कटाई करके एग्रीकल्चर कार्य शुरू करता है, तो कहीं ना कहीं एक तरफ जहां एग्रीकल्चर कार्य हुआ तो दूसरी तरफ वहां जो वन में रहने वाले वन पर आधारित जो दूसरे जीव हैं वह स्वतः ही वो क्या हो जाएंगे, संकट की स्थिति में आ जाएंगे, वो लगभग खत्म हो जाएंगे, क्योंकि वो जिन पर डिपेंड हैं वे सभी जीव वहां से अपना पर्यावरण खो बैठेंगे। और ऐसी ही स्थिति तीसरे नियम के अनुसार में आती है, जहां पर यह बात क्लियर हो जाती है कि प्रकृति सर्वोत्तम को चुन रही है, क्योंकि यहाँ पर सर्वोत्तम कौन हो जा रहा है, मानव हो जा रहा है, जहां अपना चुनाव कर ले रहा है। लेकिन दूसरा जीव जो इस पर डिपेंड होने वाला जीव है वह स्वतः ही खत्म हो जा रहा है, वह विलुप्त प्राय हो जा रहा है। नेक्स्ट कहते हैं, कहता है पारिस्थितिकी के चतुर्थ नियम। देखिए चतुर्थ नियम क्या कहता है। कहता है कि यह माना गया है कि यहाँ कुछ भी निःशुल्क उपलब्ध नहीं है। बिल्कुल सही है, यहाँ कुछ भी निःशुल्क उपलब्ध नहीं है, क्योंकि इसके बदले कुछ उन्हें कर चुकाना होता है। ये कहता है। देखिए आगे क्या कहता है। कहता है किसी भी प्रकार का लाभ प्राप्त के लिए कुछ ना कुछ, है ना, लाभ के लिए कुछ ना कुछ प्रदान करना पड़ता है। अगर ये बिना लाभ के लिए प्रदान ना करना पड़े ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि हर स्थिति में कुछ ना कुछ हर जीवों को खोना पड़ता है। अगर मान लीजिए हम अभी किसी एक जीव का संरक्षण कर रहे हैं या हम अपना विकास कर रहे हैं तो निश्चय है कि हमें भी कुछ देना होगा, है ना। ये बात हमेशा याद रखना है। या तो हम ना चाहते हुए भी अपने द्वारा अपने इस पर भारित रहने वाले जीवों के लिए एक अवसर उपलब्ध कराते हैं, जिसे हम अगले चार्ट में देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पारिस्थितिकी के संगठन। इसके संगठन में, इसके ऑर्गेनाइजेशन में देखेंगे कि इसके क्या टाइप्स है। द टाइप ऑफ इकोलॉजी, है ना, ऑर्गेनाइजेशन टाइप ऑफ द इकोलॉजी, संगठन के स्तर है इकोलॉजी में क्या है। देखिए इसमें संगठन जो है यह व्यवस्था, एक प्रकार से व्यवस्था भी कह सकते हैं।
संगठन क्या एक प्रकार का व्यवस्था है, एक शेड्यूल ऑर्डर है। और शेड्यूल ऑर्डर में क्या होता है, किसी भी तंत्र की संरचना या स्थिति के लघु घटकों के बड़े घटकों के साथ पदानुक्रम, मतलब जिसको हम लोग हायरार्किकल अरेंजमेंट कहते हैं, उसका विन्यास तैयार होता है। यूं कहें तो एक घटक दूसरे घटक फिर क्या होते हैं, रीऑर्डर रूप से तय हो जाते हैं, और यही होता है हायरार्किकल जो है अरेंजमेंट। ठीक है, कहता है इसमें प्रत्येक स्तर, देख रहे हैं यहाँ पर प्रत्येक स्तर के घटक, मैंने कहा ना सीरीज वाइज हो जाता है न्यूमरिक में, तो सीरीज वाइज में एक दूसरे के साथ समान उद्देश्यों के लिए सामंजस्य और सहयोग करते हैं। देखते हैं घास पर टीडा, टीडा पर घास, ठीक है, घास पर पूरे भारित रहने वाले टीडे हैं, उसी तरह से जो टीडे कई बार मर जाने के बाद उसमें पाए जाने वाला नाइट्रोजन या उसमें पाए जाने वाला पोटास, फास्फोरस और दूसरे कई सारे खनिज लवक पदार्थ जो उसके शरीर में मौजूद होते हैं, जो प्लांट्स के लिए आवश्यक होते हैं, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे ऑर्डर के लिए क्या हो गए, ये एक दूसरे के विकास में सहयोग प्रदान किए। तो हम इसको आगे हम देखने का प्रयास करेंगे। पहले हम कॉन्सेप्ट पर चर्चा करते हैं किन आधार पर होता है। कहते हैं पारिस्थितिकी के संगठन के स्तरों को निम्न भागों में विभाजित किया जाता है। अब देखते हैं कौन कौन से हैं। तो पहला कहता है जीव या व्यक्ति। पहला क्या कह रहा है, जीव या व्यक्ति। तो जीव या व्यक्ति कौन है, इसको हम लोग देखते हैं। तो कहता है जीवित वस्तुएं, जीव ऑर्गेनिज्म वाले कहलाते हैं, है ना। जीवित व्यक्ति या जीव ऑर्गेनिज्म कहलाती, क्योंकि इसमें बृहद स्तर के संगठन देखे जाते हैं, और यही कारण है कि कॉलोनियल में रहते हैं। ये क्या कहते हैं, ये सभी जीवित वस्तुएं वाले जीव कहाँ रहना पसंद करते हैं, हमेशा समूहों में रहना पसंद करते हैं, समूहों में रहना पसंद करते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पसंद करते हैं, समूहों में रहना पसंद करते हैं। कौन वाले, सभी ऑर्गेनिज्म वाले जीव। क्या इसके अतिरिक्त प्रत्येक जीव का व्यक्तिगत अस्तित्व भी होता है। ये तो समूह में रहना जरूर पसंद करते हैं, लेकिन इनका इंडिविजुअली जो है अपना अस्तित्व होता है, अपना जो है खास डेवलपमेंट का जो है आधार होता है। ठीक है, और यही कारण है कि इसकी जो स्थिति है अलग हो जाती है। आगे देखिए क्या कहता है, यह जीव स्वतंत्र रूप से कार्य करने की क्षमता रखता है। मैंने कहा व्यक्तिगत अस्तित्व का आधार है यही कि हम सेल्फ भी अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं या दूसरे कार्यों को भी कर सकते हैं। ठीक है, यह पौधा और जंतु, बैक्टीरिया, कवक आदि कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल सही है, जंतु भी हो सकता है। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो समूह में ही रहते हैं लेकिन इंडिविजुअली अपना डेवलपमेंट के लिए जिम्मेवार रहते हैं। जंतु भी ऐसे हैं बहुत सारे जो हालांकि समूहों में रहते हैं लेकिन कई बार अपने विकास के लिए अलग भी ट्रैक ऑर्डर फॉलो करते हैं। बहुत सारे जीव हैं, अगर उदाहरण ले लें तो हम इसे कई बार उदाहरण ले, अगर मांसाहारी जीव में उदाहरण ले लें तो तेंदुआ एक ऐसा जीव है ना, याद रखेंगे। तेंदुआ मात्र मांसाहारी में एक ऐसा प्राणी है और दूसरा है शेर, लेकिन सबसे अधिक तेंदुआ। तेंदुआ एक ऐसा जीव है। दूसरा होता है इसका, है ना, और भी हैं, जैसे आपने सुना होगा जगुआर का नाम, जो भारत में नहीं पाया जाता, दक्षिण अमेरिकी या अमेरिकी अफ्रीकन के घाटियों में पाए जाने वाला दलदली क्षेत्रों वाला जीव है। ठीक है, जो स्थल और जल दोनों जगहों में अपना शिकार करता है। खैर चलिए हम तेंदुआ पर जिक्र करते हैं। तो तेंदुआ ऐसा जीव है जो एक अवस्था के बाद उसकी आयु जो है उम्र की 14 से 15 वर्ष, उसकी आयु कितनी होती है तेंदुआ की, 14 से 15 वर्ष। 14 से 15 वर्ष की जो है जीवन काल है ना, लाइफ एज है इसका। और ये अपने जीवन के कुछ वर्षों के बाद यानी कि 2, 3, 4 वर्षों के बाद संभवतः अकेले रहना पसंद करता है। यह कभी भी परिवार में रहना पसंद नहीं करता। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यह व्यक्तिगत अस्तित्व का एक उदाहरण है तेंदुआ। ठीक है, हम आगे चर्चा करते हैं। कहता है इसका उद्देश्य, है ना, इसके थॉट पे हम चर्चा करते हैं, इसका आखिर थीम क्या है। कहता है किसी जीव